अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। तो चलो मेरे लाडलो, शुरू हो चुकी है क्लास आपकी केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 डी और एफ ब्लॉक की तैयारी, जो कि प्यारे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है। हालांकि सभी के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उनको ध्यान भी देना जरूरी है। तो डी और एफ ब्लॉक को भी हम बढ़िया तरीके से समझेंगे, हम उन्हीं क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, हम उन्हीं प्रश्नों को विशेष ध्यान रखेंगे जो हमारे पेपर के लिए आसान हो और अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है ना, हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। साल भर हम क्या पढ़े भूल जाओ, बस आप मेन मौके पर क्या पढ़ना है, किस क्वेश्चन पर हमको ज्यादा फोकस करनी है, किस क्वेश्चनों को हमको ज्यादा तैयार करना है, उन्हीं प्रश्नों पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलो भाई, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि कैसे हैं आप सब, और फिर उसके बाद है ना हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ेंगे। अंकेश कुमार, नमस्कार, गुरुदेव की आशीर्वाद। क्या लिख रहे हैं भाई, बड़ा लंबा कमेंट आप छाप देते हैं। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, सभी को मेरा आशीर्वाद है। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहें, क्योंकि मुझे भी इंतजार है उन बच्चों का जो बढ़िया तरीके से रिजल्ट लेकर आएंगे और फिर हम भी उनसे मिलने पहुंचेंगे या हमसे मिलने आएंगे। हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इसलिए आपका भी काम है कि अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाई को करिए, और मेरा भी काम है, मेरा भी कर्तव्य है कि हम भी अपनी है ना अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाएं और हर एक क्वेश्चन पेपर में लड़ा दें। तो चलो एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाइए और फिर उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं NH पासवान, अर्पिन, प्रवीण, अभिषेक भारती, राजा बाबू, नेहा कुशवाहा, मुकेश कुमार, मोहम्मद सलमान, शुभम कुमार यादव, बबलू कुमार, खुशी यादव, वारिस हुसैन, सृष्टि कुमारी, बिहारी बाबू नालंदा से, वाह भाई, विशाल गुप्ता, बिट्टू कुमार चौधरी, गौरव सिंह, प्रेम कुमार, आर्यन सिंह, प्रिंस कुमार, मनु, अनिकेत, शिव बाबू, सुजल सेन, अमित कुमार, अमन कुमार, शाकेत, नेहा कुमारी, रितेश कुमार, विवेक कुमार। हमारे नाम के भी बच्चे क्लास में हैं। चलिए, अच्छी बात है कि विवेक नाम के बच्चे भी पढ़ते हैं। नहीं तो पढ़ते नहीं है भाई हम ही पता नहीं कहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ के आपके सामने आ चुके हैं, थोड़ा बहुत क्या पढ़ के आ गए हैं, लेकिन फिर भी विवेक नाम के बच्चे बड़ा ही खतरनाक होते हैं, ऐसा कुछ हमने सुना है, तमाम लोग कहते हैं। हम अपनी तरफ से अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो सब लोग बढ़िया है ना? चलें क्लास को शुरू किया जाए। हेलो सर, हेलो 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 सभी को हेलो। चलो क्लास शुरू किया जाए ना अब। हाँ सर, रिएक्शन बहुत सताता है। रिएक्शन की खोपड़ी में छेद करने के लिए उसके एक दो से क्लास ले लेंगे। 1 से 2 क्लास में जो हम आपको बता देंगे वही रिएक्शन पड़िएगा, उसके अलावा कुछ मत पड़िएगा। बेड़ा पार हो जाएगा रिएक्शन, आप परेशान मत होइए उसको। चले क्लास को शुरू करें अब। हाँ चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप अपनी क्लास को और फिर बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं ताकि ये चैप्टर आसानी तरीके से खत्म हो जाए भाई। ठीक है, सब्जेक्टिव का भी क्लास हम लेंगे। गेस्ट क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी है, गेस्ट क्वेश्चन का भी आप लोगों के सामने बहुत जल्द ही क्लासें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आप उसके लिए परेशान ना होइए। हर वो संभव प्रयास, हर वो दिन आपके लिए होगा, आपकी अच्छाई के लिए होगा कि आप अच्छे तरीके से मेहनत करें और अच्छे से आप रिजल्ट लेके आए। मेरी यही कामना है और हम भी उसी पर काम ही कर रहे हैं। चलो प्यारे बच्चे, आपसे पूछेगा कि भैया संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो सीधे होगा वे तत्व जिनका n-1 इंटू डी उपकोष n-1 इंटू डी उपकोष अपूर्ण होता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक तो डिफिनेशन ये लिख सकते हैं, एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी कोष में प्रवेश करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। अच्छा, एक तो डिफिनेशन ये होगी। दूसरी भी डिफिनेशन हम इसके लिख सकते हैं, है ना। दूसरी भी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं, वे तत्व जिनका
अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है, में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये सब छोटी छोटी डिफिनीशन है जो आपके ठीक है क्वेश्चन भी पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बोल सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला यहां पे इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास n-1 इंटू डी, यहां पर 1 से 10 होगा, ns होगा 1 से 2। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू डी कितना होगा? 1 से 10 इलेक्ट्रॉन युवा ns 1 से 2 तक होता है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? तो प्यारे बच्चे एक बार सभी प्यारे बच्चे एस लिखेंगे। यहां तक सभी प्यारे बच्चे एस लिखेंगे कि हाँ सर क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, अच्छा यहां पर डी ब्लॉक के तत्वों को, ये लाइन याद रखना, डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को ही, डी ब्लॉक के तत्व ही संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व ही संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व ही क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब नोट में लिख लेना, नोट में लिखेंगे Zn Cd कैडमियम होता है, जिंक Zn होता है, Cd कैडमियम होता है और Hg मरकरी होता है ना। डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, किंतु संक्रमण तत्व नहीं है, किंतु संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनका अंतिम डीप कोश पूर्ण भरा होता है, पूर्ण भरा होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑब्जेक्टिव यहां से आपसे पूछ सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव यहां से क्वेश्चन क्या कर सकता है? आपसे पूछ सकता है। एग्जाम में दोनों डिफिनेशन लिख सकते हैं? नहीं, आपको जो उचित लगे वो आप लिख सकते हैं, है ना। ये इसलिए लिखवा दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है, n-1 इंटू डीप कोश में, है ना। या फिर ऐसे कह सकता है वे तत्व जिनका n-1 इंटू डीप कोश कैसा होता है? अपूर्ण होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, समझे, इसलिए हमने ऐसा लिखवाया आपको। पहले बताओ क्या यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है? डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन डी ब्लॉक में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें Zn Cd और Hg हैं, डी ब्लॉक के ही तत्व हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो अंतिम डी कोश है वो पूरा भरा होता है। अगर यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई हूं तो एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर। Cu भी होता नहीं प्यारी बच्ची, है ना, पल्लवी कुमारी? नहीं, ये याद रखना, Cu नहीं, Zn Cd Hg ये तीन ही आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर का यहां से पूछ सकता है, सुनो। अब आपसे यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा कि संक्रमण तत्वों के या संक्रमण धातुओं के सामान्य लक्षण लिखिए। ठीक है ना बाबू? चलो देखते हैं, है ना। संक्रमण तत्वों के क्या लिखिए? सामान्य लक्षण लिखिए। तो कैसे लिखोगे भाई? सामान्य संक्रमण धातुओं के कह रहा है लक्षण लिखो, तो यहां पे लिखेंगे, कैसे लिखना है? संक्रमण धातुओं के लक्षण निम्नलिखित हैं। संक्रमण धातुओं के लक्षण
निम्नलिखित हैं। संक्रमण धातुओं के लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, संक्रमण धातुओं के लक्षण क्या है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित है। ये सीधे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा प्यारे बच्चों। क्या संक्रमण धातुओं के क्या लिखिए? लक्षण लिखिए। संक्रमण धातुओं के क्या लिखिए प्यारे बच्चों? लक्षण लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? बस 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ 2 नंबर का ही पूछा जाएगा, और 2 नंबर में ज्यादा ज्यादा 3 या 4 पॉइंट आप सब लिखेंगे। क्या होगा भाई? संक्रमण धातुएं, देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक बात आपसे बताते हैं, बस 1 मिनट लेंगे समय, हम आपको बताते हैं। कभी भी क्लास किया करो तो फोन सामने रख दिया करो, कॉपी में लिखा करो, दिमाग एकदम कंसंट्रेट रखा करो। विश्वास मानिए आपको हर एक चीजें आपको याद होती हुई जाएंगे, ठीक है ना? हर एक चीजें आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद होती हुई जाएंगे। लेकिन अब कमेंट पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं, कमेंट करते रहते हैं, तो कमेंट आपको नहीं करना। जैसे अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आपका दिमाग लिखने पर और देखने पर दोनों रहेगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर आपको ज्यादातर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप कमेंट ना करने के बजाय कमेंट रोको, सामने रखो। मेरे भाई, मेरे छोटे, मेरे लाडली और मेरी लाडली, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सामने फोन रखिए अच्छे तरीके से और पढ़ने का शुरू करिए, ठीक है? चलो, क्या होता है? संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है, सॉरी, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित, ठीक है? संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या करती हैं प्यारे बच्चों? प्रदर्शित करती हैं। अच्छा, एक तो पॉइंट हो गया। दूसरा संक्रमण धातुएं उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती है, ठीक है? संक्रमण धातुएं उत्प्रेरकीय गुण क्या होती है प्यारे बच्चों? प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट कौन सा याद रखेंगे आप लोग? तो संक्रमण धातुएं होती है ना, तो संक्रमण धातुएं होती हैं तो सामान्यतः अनुचुंबकीय होती हैं, और साथ में संक्रमण जो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, ये धातुएं होती हैं, ठीक ना? ये क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। चलिए अगला पॉइंट ये लिखते हैं, ये है ना, ये ऐसा लिखेंगे, संक्रमण धातुएं प्रायः अनुचुंबकीय होती हैं। अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। प्रायः अनुचुंबकीय, ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अनुचुंबकीय ही ज्यादा होती हैं, ठीक है ना? तो संक्रमण धातुएं प्रायः अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए चौथा पॉइंट आप यहां पर क्या लिखेंगे, है ना? चौथा पॉइंट, जो संक्रमण धातुओं के आयन होते हैं, यहां पर लिखेंगे संक्रमण धातुओं के आयन संक्रमण धातुओं के आयन संक्रमण धातुओं के आयन क्या है भाई? रंगीन यौगिक। हाँ, रंगीन, संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रंगीन हो सकते हैं। कितने पॉइंट हो गए? संक्रमण धातुओं के आयन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, या रंगीन आयन का क्या करते हैं प्यारे बच्चों? निर्माण करते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट देखो, संकुल यौगिक जिसे अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं, तो संक्रमण धातुओं के आयन संक्रमण धातुओं के आयन संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, ठीक है? संक्रमण धातुओं के जो क्या होते हैं प्यारे बच्चे? आयन होते हैं, वो संकुल यौगिक का क्या बनाते हैं प्यारे बच्चे? आयन बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक ना? बोलो, यहां तक समझ में आ गया? लास्ट है ना, लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इनकी क्रियाशीलता
क्रियाशीलता, इनकी क्रियाशीलता एस व पी ब्लॉक के, एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है, तत्वों के मध्य होती है। लीजिए 5 से 6 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये सब 2 नंबर का है। ये सब प्यारे बच्चे 2 नंबर का है। क्वेश्चन पूछा जाएगा संक्रमण धातुओं के क्या लिखिए, लक्षण लिखिए। तो संक्रमण धातुओं का जब भी लक्षण पूछा जाएगा आप यही 3 और 3 6 पॉइंट लिख दीजिएगा। क्लियर हो तो एक बार सभी प्यारे बच्चे यस करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली लाइन समझते हैं। देखना प्यारे बच्चे, आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संक्रमण धातुओं के प्रथम श्रेणी के तत्वों का सामान्य गुणधर्म लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले यही हेडिंग ही आपका क्वेश्चन है, यही हेडिंग ही ये क्या है, क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक ना, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा प्यारे बच्चे कि संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के तत्वों का सामान्य गुणधर्म लिखिए। ठीक है, संक्रमण तत्वों के, जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण धातुएं होती हैं, उसमें प्रथम श्रेणी के तत्वों का क्या लिखिए, लक्षण लिखिए। अच्छा, संक्रमण तत्व के प्रथम श्रेणी के जो तत्व होते हैं, जिसे आप 3D श्रेणी बोलते हैं, उसकी ट्रिक क्या है? भाई समझ लेते हैं उसकी ट्रिक क्या है। संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी जिसे हम बोलते हैं 3D श्रेणी, तो उसके लिए आपको ट्रिक बताई गई थी। सुनो तुम विवाह कर लो, सुनो तुम मुझसे विवाह कर लो, मुझसे विवाह कर लो, है ना। ये ट्रिक आपको उस दिन हमने क्लास में बताई रखी है। सुनो तुम मुझसे, है ना, सुनो तुम विवाह कर लो, मुझसे नहीं, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, विवाह कर लो मुझसे, मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये ट्रिक याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है प्यारे बच्चे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये किसके लिए है, ठीक ना। अरे बेवकूफ लोगों, आ गए ना तो समझ लेना, सुदर्शन चक्र चला चला के मारेंगे। हाँ, सुदर्शन चक्र चला चला के मारेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक ना। हाँ, इसको ट्रिक हम बताए, ठीक ना। क्या होगा, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना। तो 3D में कौन कौन से होते हैं, तो प्यारे बच्चों स्कैंडियम होता है, सुनो से हो गया स्कैंडियम SC, है ना, SC हो जाएगा। फिर टाइटेनियम होता है ना, टाइटेनियम। फिर विवाह से वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम। क्रोमियम मैग्नीशियम Fe, क्रोमियम मैग्नीज Fe। फिर कापर, निकिल, है ना। स्कैंडियम हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा, वेनेडियम हो जाएगा, क्रोमियम मैग्नीज Fe आयरन। सॉरी, कापर नहीं होगा ना, यहां पर होगा, ये होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट, कापर, और यहां पर जानू से Zn। हाँ हाँ सर, हम अगुआ हैं, अभी हम आके, है ना। हाँ, अभी हम अगुआ बनेंगे तुम लोगों का, है ना। तुम हमारी जिंदगी खराब कर दोगे तुम लोग, है ना। सुनो क्या होगा, सुनो स्कैंडियम, तुम टाइटेनियम, विवाह से वेनेडियम, कर लो क्रोमियम, ठीक ना, मुझसे मैग्नीज, फिर Fe, कोई से कोबाल्ट, नहीं से निकिल, कहेगा कापर, और जानू। ये ऐसे हैं प्यारे बच्चों जिसे आप 3D श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D श्रेणी, या फिर इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रथम श्रेणी। क्या बोलते हैं, 3D श्रेणी, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, प्रथम श्रेणी। यहां तक आपको क्लियर है तो बता दो, ट्रिक नोट कर लो कहीं ना कहीं, इस ट्रिक को कहीं ना कहीं आप लोग याद रख लो। तो फिर हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। नोट कर लिए ना, मिटाएं इसको, बोलेंगे मिटाएं अब इसको,
अरे भैया बता तो रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe आयरन, Co कोबाल्ट है, Ni निकिल है, Cu कॉपर है और Zn जिंक है। ठीक है ना, इसको याद रख लेना। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपको क्लियर कर दिए हैं। संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के तत्वों के सामान्य गुणधर्म लिखिए। ठीक है ना, अब ये बात आप लोगों को समझाना है, समझना है प्यारे बच्चों। यहां से 4 से 5 हेडिंग पढ़ेंगे, वो पांचों की पांचों अलग अलग हेडिंग ही क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन ही क्या है प्यारे बच्चों, हेडिंग है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, अलग अलग हेडिंग ही अलग अलग क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के तत्वों के सामान्य गुणधर्म लिखिए, तो भैया ऐसे के पूरा का पूरा लिख लेना है, ये पूरे जो 5-6 हेडिंग पढ़ाएंगे उसको लिखना है। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए, है ना, संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, कारण उत्पन्न, कारण दीजिए। तो क्या होगा भैया उसका, है ना, उसका जवाब क्या होगा, लिखेंगे धात्विक गुण क्या होते हैं, तो लिखेंगे जो संक्रमण तत्व के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होने के कारण, एक या दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, है ना, एक या दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। लीजिए क्या होगा प्यारे बच्चों, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करती हैं, तो उसका उत्तर यही होगा कि संक्रमण धातुओं के बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, ठीक है, संक्रमण तत्व धात्विक गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ये लिखना है। अच्छा जैसे कहेंगे सर जी एक या दो इलेक्ट्रॉन होते कैसे हैं, तो स्कैंडियम होता है 21 परमाणु क्रमांक, है ना, ये स्कैंडियम SC21 का परमाणु क्रमांक आप करोगे तो कितना आएगा, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 4h2 और 3d1, ये तो होगा, देख लीजिए यहां पर हो गया 10, यहां पर हो गया 10, ये 21, देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। अभी काफी बच्चों का, एक बच्चे का आ रहा है सोनू राज कुशवाहा का जवाब आ रहा है कि सर ये n - 1 इंटू डी होते क्या, देखो प्यारे बच्चे यहां पर संख्या 4 है, यहां पर संख्या कितनी है, 3 है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में मिला है, n - 1, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो 4 है, जैसे n - 1 इंटू डी लिखे ना, तो यहां पर 4 है तो 4 लिखोगे 1 - n, तो यहां पे कितना है 3d, आप देख रहे हो ना, सबसे बड़ी संख्या से कम संख्या, एक या दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, लीजिए समझ में आ गया कि नहीं, अब हाँ बोलो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन भी जो पूछा जाएगा वो भी आप लोग लिख लेंगे ना सभी प्यारे बच्चे, चलो भाई चलो आगे देखते हैं, आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्या होते हैं, है ना, संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं या अधिक क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना। देखो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या फिर संक्रमण तत्व होते हैं, एक बार बताना प्यारे बच्चों, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, उनका जो डी अंतिम ड्यूब कोश होता है वो पूरा भरा होता है कि या अपूर्ण होता है, एक बार बता दो। सलमान 3d1 लिखे तो है प्यारे बच्चे, लिखा तो है 3d1, कहां नहीं लिखे हैं, पहले क्यों नहीं लिखे, अरे उसकी ऊर्जा के ऊपर है, पावली अपवर्जन का नियम जाके पढ़ो प्यारे बच्चे, तो उसके हिसाब से लिखा गया है। सलमान ठीक है, अब से एक बात क्या दिक्कत है,
कैसा होता है प्यारे बच्चे? तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका जो अंतिम डी कोष होता है वो अपूर्ण होता है, ठीक है ना। कैसे होता? पूरा भरा नहीं होता, बिल्कुल प्यारे बच्चे, है ना। और ये अपूर्ण डी कक्षक होने के कारण, अपूर्ण डी उपकोष या अपूर्ण डी कक्षक होने के कारण, डी कक्षक होने के कारण ये, है ना, अपूर्ण डी कक्षक होने के कारण इनमें सहसंयोजक बल कार्य करता है, सहसंयोजक बल कार्य करता है ना। संयोजक, सहसंयोजक बल कार्य करता है। पहली लाइन क्या होता है फिर बच्चों? अपूर्ण डी कक्षक होने के कारण इनमें कैसा होता है? सहसंयोजक बल क्या करता है? कार्य करता है। अच्छा, सहसंयोजक बल कार्य करता है तो उसके बाद भी, है ना, ये अपूर्ण होता है ना। अपूर्ण होने के कारण, डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण ये सहसंयोजी बंध भी बनाता है और धात्विक होने के कारण, है ना, संक्रमण धातु होने के कारण धात्विक बल भी कार्य करता है। मेरी बात समझ में? दो प्रकार के बल कार्य करते हैं प्यारे बच्चे, और जो होते हैं या तो धात्विक बल ही पाया जाएगा, धात्विक बंध ही पाया जाएगा, और जो तत्व होंगे उनमें या तो अधात्विक बंध या सहसंयोजी बंध ही पाया जाएगा। लेकिन जो संक्रमण धातुएं होती हैं, रिक्त डी कक्षक होने के कारण सहसंयोजी बल भी कार्य करता है और धात्विक बंध भी कार्य करता है, क्योंकि संक्रमण धातु है तो धात्विक बल की तरह कार्य तो करेंगे ही, लेकिन रिक्त डी कक्षक होने के कारण सहसंयोजक बल ही कार्य करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? बोलेंगे सभी, क्या आपको क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो यही लिखेंगे, यही लिखेंगे आगे की लाइन में। अतः इनमें, अतः इनमें, अतः इनमें धात्विक व सहसंयोजक बल, सहसंयोजक बल कार्य करता है, कार्य करता है। अब जहां पर एक बल की अपेक्षा दो बल आ जाए, जहां पर एक बल की अपेक्षा कितने बल आ जाए? दो बल आ जाए, तो वो परमाणुओं को अधिक तेजी से बांधेंगे, है ना, कार्य करता है, जिससे, जिससे, है ना, क्या होगा? जिससे जो इसके परमाणु होंगे वो अच्छे तरीके से जुड़ेंगे, तेजी से बांधेंगे, ठीक है ना। क्या होगा? इनमें धात्विक और सहसंयोजक बल क्या होंगे? कार्य करेंगे। और जब कार्य करेंगे तो प्यारे बच्चे जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? परमाणुओं को, है ना, जिससे परमाणु आपस में, परमाणु आपस में, परमाणु आपस में, आपस में बहुत अधिक मजबूती के साथ बंधे रहते हैं, बहुत अधिक मजबूती के साथ बंधे रहते हैं, मजबूती के साथ बंधे रहते हैं, ठीक है। अब जब प्यारे बच्चे बहुत ही मजबूती के साथ बंधे रहेंगे, जब बहुत ही मजबूती के साथ बंधे रहेंगे, अगर आप किसी के साथ दोस्ती के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता है तो तोड़ने में बहुत आसानी लगे, बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से इन, जिससे परमाणु आपस में बहुत अधिक मजबूती के साथ बंधे रहते हैं, और मजबूती के साथ बंधे रहते हैं जिस कारण, है ना, जिस कारण, जिस कारण इनका, इनका गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है या बहुत उच्च होता है। बोलो प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया? देखो भाई, मेरी बात समझो, हम क्या बोले थे? हम आपसे क्या बोलेंगे? जो डी कक्षक होते, जो सॉरी, जो डी ऑर्बिटल के तत्व होते, क्या लिख देते हैं भाई आप लोग? सुनो क्या बोल रहे हैं। जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो संक्रमण तत्व के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका जो अंतिम डी कोष होता है वो आधा भरा होता है, आधा भरा या अपूर्ण भरा होता है, अपूर्ण ही भरा होता है ना, ना आधा होता है ना पूरा होता, अपूर्ण होता है। और अपूर्ण होने के कारण उनमें एक प्रकार से पाया जाएगा सहसंयोजी बल, ठीक है। उसके बाद भी प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, धात्विक संक्रमण तत्व धातु है, धात्विक बल मतलब दो बल पाया जाता, एक तो सहसंयोजी बल और दूसरा धात्विक बल। जब दो प्रकार के बल आपस में कार्य करते हैं तो जो परमाणु होते हैं बहुत ही तेजी से बंधे रहते हैं, मतलब मजबूती के साथ आपस में बंधे रहते हैं, और मजबूती के साथ आपस में बंधे होने के कारण आपको उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जिस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? बहुत उच्च होंगे। क्या अब क्लियर है सारी बातें आपको?
क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग है प्यारे बच्चों आक्सीकरण अवस्था। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों आक्सीकरण अवस्था। ठीक है, आक्सीकरण अवस्था। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम यहां पर आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वही है जो आपसे क्वेश्चन अभी बताए ना, वही आपसे पूछ रहा क्या है, संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये संयोजकता कोष अर्थात एस कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा कैसा धात्विक बंध तथा n-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा कैसा बल पाते हैं, सह संयोजक दोनों बल बनाते हैं, जिसके कारण इनकी बंधन ऊर्जा क्या होती है, अति उच्च होती है। तो चाहे आप वहां से लिख लो चाहे यहां से लिख लो, बात एक ही है। हाँ, अभी बताते हैं, सुहानी कुमारी रिकॉर्डिंग क्लास है तुम्हारी। बोलो, यहां तक समझ गए भाई? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन है? समझ में आया? एक क्वेश्चन ये वाला था प्यारे बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछता कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन जो होगा, है ना, क्वेश्चन जो होगा वो इसी तरीके से होगा, संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो देखिए, अच्छा ये अभी नहीं आया, चलिए अच्छा इस यहां पर भी देख लेते हैं, यहीं पर ही देख लेते हैं जो हर एक हेडिंग है वहां पे। देखो क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है ना, क्या दर्शाते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। हाँ, आगे क्या होगा, क्योंकि इनमें रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति तथा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। कल भी ये क्वेश्चन आपसे सेंटअप एग्जाम में आपसे सॉरी सेंटअप एग्जाम क्या मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो दो ही कारण आपको दिए थे, है ना, दो ही कारण दिए थे, एक रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति और साथ में परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। क्या बोले थे प्यारे बच्चे, दो कारण, क्या, रिक्त डी कक्षक जो था उसकी उपस्थिति और साथ में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, यही दो कारण होते हैं जो संक्रमण तत्व कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या प्यारे बच्चों ये क्लियर है क्वेश्चन आप सभी को? क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कर लेंगे आप सभी, कर लेंगे ना? ठीक है, चलिए भाई यहां पर आते हैं। तो आपको हमने क्या क्या बता दिया, गलनांक और क्वथनांक के बारे में बता दिया। अब आती है प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण संख्या, या फिर जिसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ, सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या Mn की होती है, बिल्कुल भाई। चलो अब ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था होने का कारण। देखो ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती क्या है, तो देखो पहले लिखते क्या है, तो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 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 इनमें क्योंकि इनमें इनमें n-1 इंटू डी व NS कक्षक। क्या होगा प्यारे बच्चे, क्या बोलेगा प्यारे बच्चे कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें n-1 इंटू डी व NS है ना उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, NS उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है,
भाग लेते हैं परिवर्ती आक्सीकरण संख्या। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो उसका कारण यही है कि परिवर्ती आक्सीकरण संख्या इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि N-1 और NS उपकोष के उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भाग लेते हैं। और साथ ही क्या होता है, और साथ ही क्या होता है प्यारे बच्चों, D व S कक्षक का ऊर्जा जो स्तर होता है, D और जो S कक्षक होते हैं, उपकोष के ऊर्जा स्तर, उपकोष के ऊर्जा स्तर का स्तर अति निकट होता है, अति निकट होता है। अब चलो हम दो एग्जांपल देते हैं आपको, दो एग्जांपल आप सभी को देते हैं। एक प्यारे बच्चों एग्जांपल देते हैं CuCl का, और एक एग्जांपल नहीं, ये अपवाद का है तो FeCl2 का लीजिए, ज्यादा ठीक है। FeCl2 हो जाएगा, और एक होता है FeCl3, ठीक है। क्या होगा, FeCl2 होगा और FeCl3 होगा। कैसे, N-1 इंटू डी और NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो प्यारे बच्चे, इस Fe के साथ Cl जुड़ा है, तो ठीक है भाई, Fe का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 26 होता है, ठीक है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 4s2 3d6, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर FeCl3 है, इसमें भी Fe का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब देखो मेरी बात समझ लो, है ना, यहां पर आप बात समझना प्यारे बच्चे, यहां पर FeCl2 है, कितने Cl है, 2 Cl। Cl का मतलब यह होगा जब Fe के साथ 2 Cl परमाणु जाके जुड़ा है, तो Cl जो परमाणु होगा Fe से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, इस Fe से अगर Cl जुड़ा है 2 Cl, इस Fe से अगर 2 Cl परमाणु जुड़ा है, तो बताओ इस Fe से कितना Cl परमाणु लेगा। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं Fe के साथ 2 Cl परमाणु जुड़ा है, तो ये Cl परमाणु इस Fe से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। बोलेंगे हाँ सर, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा Fe और Cl उसको ग्रहण करेगा। इसी प्रकार से यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर एक Fe है और इस Fe के साथ 3 Cl परमाणु जुड़ा है, इस Fe के साथ 3 Cl परमाणु जुड़ा है, अर्थात जुड़ने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन तो जरूरी ही है। कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी है, 3 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। बोलेंगे हाँ सर, जब प्यारे बच्चे ये 2 Cl इस Fe के साथ जुड़ेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा। बोलेंगे हाँ सर, जब इस FeCl2 में 2 Cl परमाणु जुड़ेगा तो Fe का दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं का प्रयोग होगा, तो सिर्फ किसके इलेक्ट्रॉन प्रयोग हुए, यस उपकोष के, सिर्फ किसके इलेक्ट्रॉन प्रयोग हुए, यस उपकोष के। लेकिन जब FeCl3 में जाएगा तो प्यारे बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका प्रयोग होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यस उपकोष का, तो 3 है तो एक यहां का, एक 3D का एक इलेक्ट्रॉन प्रयोग होगा, एक इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष का। यही कारण है कि ये परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जरूरत पड़ने पर ये अगले उपकोष से इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। क्या बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गई आप सभी को? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि क्या सर परिवर्ती आक्सीकरण संख्या क्लियर हो गया? नहीं समझ पाए प्यारे बच्चे? सिंपल सा बोले, एकदम आसान लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में हम आपसे बोल रहे हैं क्या भाई, यहां पर Fe के साथ 2 Cl परमाणु जुड़ा है भाई, जिसके साथ जिस प्रकार से जुड़ेगा, जिस तरीके से जुड़ेगा, उतना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, यही तो है। वैसे यहां पर Fe से 2 Cl परमाणु जुड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का योगदान निभाएगा ना। यहां पर FeCl3 है तो Fe के साथ 3 Cl परमाणु जुड़ा तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी निभाएगा ना, चाहे वो साझेदारी निभाए या इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, ग्रहण करे, होगा ना। तो वही बात है प्यारे बच्चों कि यहां पर जब FeCl2 बनेगा
तो जो Cl दो परमाणु है वह Fe के सिर्फ 4s वाले दो इलेक्ट्रॉनों को प्रयोग कर लेगा, तो इसीलिए कहा गया कि FeCl2 के दो इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया। इसी प्रकार से FeCl3 है, तो जब FeCl3 आएगा तो इस दो इलेक्ट्रॉन का तो प्रयोग करेगा ही, लेकिन उसको 3 क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन जरूरी है, तो 2 का यहां का और यहां का, तो 4s और 3d दोनों का हो गया। अब बताओ क्लियर है? बोलेंगे सभी प्यारे बच्चे क्या क्लियर है आपको? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 4 जो है प्यारे बच्चे, उत्प्रेरकीय गुण। हाँ, दो डी कोष में जाएगा। डी वाला किस में जाएगा? डी वाला है ही नहीं। हाँ, डी का 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कर लेगा। अगला क्वेश्चन उत्प्रेरकीय गुण है, जिसका जवाब हमने यहां पर आपको दे दिया है प्यारे बच्चों, ये देखिए, जिसका जवाब हमने आपको यहां पर दे दिया है। संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उसका जवाब हमने यहां पर आपको दे दिया है। चलिए अच्छा देखते हैं अगला, अगली हेडिंग क्या है। ठीक है, बोलो प्यारे बच्चे क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है रंगीन आयन का बनना। क्या है प्यारे बच्चों? रंगीन आयन का बनना। कैसे आप रंगीन संक्रमण, क्वेश्चन यहां से कैसे पूछेगा? अगला पॉइंट यही है, रंगीन आयन का बनना। तो रंगीन आयन के बनने से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? वो यहां पर है, वो यहां पर है, ये क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं आप, क्या बोलेगा? संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या करें। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। देखो क्या बोला है भैया, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या करें। उसका जवाब क्या होगा सुनिएगा। संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था और साथ जलीय विलयन दोनों में ही क्या बनाते हैं? रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुओं के जो अधिकांश यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था और विलयन दोनों में क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। अब इसका कारण क्या है? लिखा गया इसका कारण यह है कि, क्या कारण है? संक्रमण धातुओं के जो परमाणु होते हैं और साथ में आयन है ना, उनमें सभी पांचों डी कक्षक की ऊर्जा लगभग समान होती है, क्योंकि जो डी कक्षक होता है उनमें कुल कितने कक्षक होते हैं? 5, और इन पांचों कक्षकों की ऊर्जा कैसी होती है प्यारे बच्चों? बराबर, इक्वल होती है, समान होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जिस कारण आंशिक भरे n-1 इंटू डी उपकोष के संक्रमण तत्व है ना, n-1 इंटू डी उपकोष के जो तत्व होते हैं अर्थात संक्रमण तत्व होते हैं, वे एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करके, मतलब क्या होता है ना, दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके जो आने वाला जो प्रकाश होता है, जैसे कोई परमाणु है, संक्रमण तत्व है, उसके ऊपर प्रकाश की किरणों को भेजा गया, जैसे लाइट है हम देख रहे हैं, ये हो गया दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? अवशोषित करके है ना, निम्न ऊर्जा युक्त कक्षकों से अपनी निचली कक्षा से वो कहां चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा कक्षा में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण डी तथा है ना पूरक रंग क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। समझ में है प्यारे बच्चे? है ना, ये होता है। अच्छा, यहां से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, एक बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है भाई, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं, अगर डी ब्लॉक आप पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे हैं जो रंगहीन होते हैं? बाकी सभी के सभी रंगीन होते हैं, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। रंगहीन कौन कौन से होता है? Sc++, Ti4+, Cu+ और Zn2+। चलो कमेंट में लिखो, पहले जो हमने कहा कमेंट में लिखने के लिए लिखो, कौन से रंगहीन होते हैं? तो 4 आयन ही रंगहीन होंगे, बाकी के सब रंगीन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। चलो लिखो Sc++, Ti4+, Cu+, Zn2+। आयन रंगहीन होते हैं। सुहील का टुड्डू, क्या नाम लिखा है? सुहील टुड्डू। अगर आपको टाइम ओवर लग रहा है तो प्यारे बच्चे क्या बताया जा सकता है? पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ेंगे नहीं, टाइम ओवर हो गया। ठीक है, चलो वन लाइनर शुरू करें। ये सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल है।
ठीक है, ये 4 एग्जांपल याद रखिएगा जो रंगहीन होते हैं, बाकी सबके सब रंगीन होते हैं। तो वन लाइनर शुरू किया जाए। चलो बताओ एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करिए, तो वन लाइनर शुरू किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए वन लाइनर देखते हैं कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं, डी ब्लॉक को अन्य तत्व के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चे उसका नाम होगा संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण धातुएं कौन सी नहीं है? यही 3 है जिन्हें आप संक्रमण धातु नहीं मान सकते, बाकी सभी की सभी संक्रमण धातुएं थी। कौन कौन सी? Zn, Hg और Cd, ये सभी की सभी संक्रमण धातुएं हैं। एक बच्चा बड़ी धमकी के साथ कह रहा है कि विवेक एग्जाम में क्वेश्चन लड़ना चाहिए। अरे भाई साहब, है ना, बच्चा जिसे धमकी दे रहा है। हाँ? मतलब क्वेश्चन लड़ना चाहिए। अरे हम क्वेश्चन लड़ा नहीं है। हाँ ठीक है भाई, लड़ जाएगा। हाँ, बस आपको जितना क्वेश्चन बताया जाए उस पर आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहो प्यारे बच्चे, हर क्वेश्चन आपको मिलेगा, परेशान मत, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं है। चलो देखो कौन सा है प्यारे बच्चे, संक्रमण धातु कौन सी नहीं है? Zn, Hg और क्या है प्यारे बच्चों? Cd है। ठीक है, अगला, कौन सी संक्रमण धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये प्यारे बच्चों संक्रमण धातुएं होती हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। प्लेटिनम है, निकिल है, कापर है, Ag है और Au है। ये सभी के सभी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन Cu मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों अवस्था में पाया जाता है। सिल्वर भी मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। ठीक ना, निकिल भी कभी कभी संयुक्त अवस्था में मिल जाता है। लेकिन प्लेटिनम और गोल्ड ये हमेशा की हमेशा, ठीक ना, हाँ, प्लेटिनम और गोल्ड हो सकता है प्यारे बच्चे, प्लेटिनम और गोल्ड सिर्फ आपकी संयुक्त मुक्त अवस्था में ही पाई जाएंगी। ये जैसे निकिल हो गया, Cu हो गया, कापर और सिल्वर, ये हो सकता है प्यारे बच्चों मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ये आपको याद रखना। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो भैया n-1 इंटू डी, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, और ns 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिएगा आगे देखिए, डी ब्लॉक के अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, किस उपकोष में? तो n-1 इंटू डी उपकोष में। Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +7 होती है। कौन सा आयन रंगहीन होता है? लीजिए हमने चारों को यहां पर लिख दिया है। Hc++ है, Ti4+ Cu+ है, और यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? Zn2+ है। ठीक है ना, Hc++, Ti4+ Cu+ है, Zn2+। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो +6 होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मुद्रा धातुएं कौन कौन सी होती हैं? तो प्यारे बच्चे Cu होता है, Ag होता है और Au होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मुद्रा धातुएं कहते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं क्योंकि उनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-1 इंटू डी और साथ में ns कक्षक से लिए जाते हैं। यही कारण है कि जो संक्रमण तत्व है प्यारे बच्चे परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुएं कैसा लवण बनाती हैं? तो संक्रमण धातुएं रंगीन लवण का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं प्यारे बच्चों। संक्रमण धातुएं कैसा निर्माण करती हैं? रंगीन लवण का क्या करती है? निर्माण करती है। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन, ये तो आपको लगता है रिपीट हो गया है ना, ये तो रिपीट हो गया। ns कक्षक होता है और n-1 इंटू डी उपकोष। अगला क्वेश्चन, मुद्रा धातुओं में, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मुद्रा धातुओं में किसकी चालकता सर्वाधिक होती है? मतलब मुद्रा धातुएं जैसे Cu होता है, Au होता है, Ag होता, ये 3 होती है, लेकिन इनमें पूछ रहा किसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है? तो याद रखना Ag सिल्वर का सबसे ज्यादा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नेस्लर अभिकर्मक क्या होते हैं? तो K2Hgi4 और KOH है ना, K2Hgi4 प्लस KOH ये प्रकार के क्या है? नेस्लर अभिकर्मक है। अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला पूछा गया आपसे कि लैंथेनाइड परिवार की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो +3 एकदम सही जवाब हो जाएगा। दुर्लभ मृदा तत्व क्या है? तो दो लैंथेनाइड होते हैं प्यारे बच्चों, उनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो भैया याद रखना 4f, f में 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 2 से 14 इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकते हैं। इसके बाद 5d है ना, d में कितने? 0 से लेकर 1 तक और 6x और 6h2, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे।
चलो भाई, और कुछ है? ये वाला भी क्वेश्चन आप सब देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं? इसके 2 कारण हैं। ठीक है, आ गया, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, नाम ले लीजिएगा और बस हो गया। वन लाइनर इतने ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल इसमें 2-4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी बचे हैं प्यारे बच्चों, उसको करके हम कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आपको बता चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं। पढ़िए वही जो पेपर में आए, हम अभी भी बता रहे हैं, ठीक ना, है ना। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है सर कौन धमकी दे रहा है, हमसे बताइए। नहीं, लड़ना नहीं है भाई, इसमें नाम नहीं लिखा है, वो ऐसे आ गया। बच्चे होते हैं, देखिए टीचर जो होते हैं उनको आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक ना। आप कुछ भी बोलिए, आप मेरे लाडले हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। जैसे माँ बाप को कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो माँ बाप को हम कुछ गलत बोल देते हैं, माँ बाप से गुस्सा हो जाते हैं, उसी प्रकार से कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं तो टीचर से गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन, है ना, लेकिन जो होते हैं माँ बाप कभी अपने बच्चों से गुस्सा नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से अगर बच्चे भी टीचर से गुस्सा हो जाते हैं तो टीचर कभी बच्चों से गुस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, कॉमन क्लास भी लीजिएगा क्या? हाँ बिल्कुल, कॉमन क्लास शाम को है। तो हम भी वैसे हैं कि जैसे माँ बाप आपके, वैसे हम भी आपके शिक्षक के रूप में हैं, और हमको कुछ भी बोलते हैं आप लोग तो गुस्सा नहीं होते। चलिए ठीक है प्यारे बच्चे, सुधार हो जाएगा ना। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये समाप्त होता है, कल हम इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। जो भी और भी क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन बचे हैं उसको अच्छे तरीके से हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, भेज दीजिएगा बिल्कुल प्यारे बच्चे, जल्दी से उसको भेज दिया जाएगा। और आप लोग प्यारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहिएगा, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए उन पर फोकस बनाओ, नहीं तो, है ना, जैसे कहावत कही जाती है, का बरखा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुन का बस्ताने। फिर आपको वही क्वेश्चन की सर बता रहे थे, बार बार याद कर लीजिए, हम पढ़ नहीं रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे विनम्र निवेदन है कि भैया आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करो और अच्छे तरीके से अपनी को पढ़ाई को करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे शाम की क्लास में, ठीक है ना, जिसमें फिजिक्स का भी क्लास है आपका लगभग, हाँ फिजिक्स क्लास 6:30 बजे से है और केमिस्ट्री वाला क्लास आपका 8 बजे से है। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।